इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि अपेक्षित थी। बिहार में हार हुई, उसके बाद बीजेपी में कलह और कोहराम मचा है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर जो नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, सीधा हमला कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने एक बयान जारी किया है, लिखा है कि जीत का श्रेय लिया जाता है तो हार की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जाती है। साथ ही सीनियर नेताओं ने बयान में लिखा है कि पार्टी में हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक साल में पार्टी को शक्तिहीन कर दिया गया है। इस बयान पर यशवंत सिन्हा और शांता कुमार का भी नाम लिखा गया है, लेकिन दस्तखत सिर्फ यशवंत सिन्हा के हैं। ये वो चिट्ठी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं और उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है उसके बारे में बता रहे हैं। दरअसल पार्टी की अपनी बैठक हुई थी यह तय करने के लिए कि जिम्मेदारी किसकी है। उसमें जो सामने वाला खेमा है, जो विजेता खेमा है, उसके गणित को श्रेय दिया गया, जिम्मेदारी तय नहीं की गई। लेकिन मार्गदर्शक मंडल ने अपनी तरफ से यह कहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए हार की। दिल्ली की नाकामयाबी से कोई सबक नहीं सीखा गया है। सभी को जिम्मेदार ठहराने का मतलब कि कोई जिम्मेदार नहीं है। हार की बड़ी वजह एक साल में पार्टी का प्रभावहीन होना है। ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि बिहार में हार की वजहों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बिहार के लिए जिम्मेदार नेता खुद को समीक्षा से अलग रखें। आडवाणी, जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा का साझा बयान है। मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं। हिमांशु, हमें याद आती है वो तारीख जब भारतीय जनता पार्टी और साथ ही एनडीए की जीत हुई थी आम चुनावों में। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी से पूछा गया था कि आप जीत का श्रेय किसे देते हैं, क्या यह मोदी लहर का नतीजा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जवाब में कहा था कि एक व्यक्ति की बात नहीं हो सकती है, जीत है सबकी जीत है। आज वो कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी तय नहीं हुई हार की तो यानी कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि तब लाल कृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा था कि यह कांग्रेस के खिलाफ मिला मैंडेट है और नहीं, मोदी को श्रेय नहीं दिया था। मैं इस बात की बात कर रही हूं। सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। ये पहली बार है जब बिल्कुल मोदी को श्रेय नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो जीत है ये कांग्रेस के खिलाफ जो मैंडेट मिला है उसकी जीत है। और जोशी कभी नहीं बोले, यशवंत सिन्हा कभी कभी बोलते रहे। हमारे साथ खुद अशोक सिंघल है, वो कई बार बीजेपी के अंदर उन्होंने इस तरीके की खबरें की हैं कि आपसी लड़ाई अंतरकला उन्होंने बहुत बार से निकाली है। अशोक जी, आप क्या मतलब देखते हैं इस पूरे स्टेटमेंट का? क्या आपको नहीं लगता कि पहले गोलियां चल रही थी 2 दिन से और अब जो है वो एकदम से एकाएक बम फटने लगे? देखिए हिमांशु, अचानक बम नहीं फटा। बहुत दिनों से ये लोग सोच रहे थे, मन में था इनके कि बोला जाए। दिल्ली की जब हार हुई तब इन लोगों के मन में था, अंदर ही अंदर बहुत चीजें चल रही थी पार्टी के भीतर। पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली, कहा जा रहा था कि तिगड़ी तीन मूर्ति पार्टी को चला रही है, सरकार को चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक परेशानी थी, एक कष्ट था कि पार्टी के अंदर इनको कोई पूछ नहीं रहा है। एक मार्गदर्शन मंडल बना करके इनको साइडलाइन कर दिया गया है, कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं। इस बात को लेकर इन लोगों के अंदर भारी नाराजगी थी और जिस ढंग से पार्टी में चल रहा था, ये बात स्टेटमेंट के अंदर कही भी गई है हिमांशु कि जो मूल सिद्धांत थे पार्टी के, उससे पार्टी भटक गई है। और जब जीत की जिम्मेवारी अब मोदी और अमित शाह के ऊपर क्रेडिट दिया जाता है तो हार की जिम्मेवारी क्यों नहीं किसी के ऊपर की जाती, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता उनको? श्वेता, ये जो सारे सवाल उठाए हैं इसकी भूमिका बहुत पहले तैयार थी। इंतजार था सबको बिहार चुनाव में हार या जीत का, और जैसे ही हार हुई उसी तरीके से एक के बाद एक पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट आए और आज ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया मार्गदर्शक मंडल का। लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, मुरली मनोहर जोशी हैं, शांता कुमार है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। यशवंत सिन्हा एनडीए सरकार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे। श्वेता, हिमांशु, आप कह रहे हैं कि हार का इंतजार था। हार का इंतजार करते हुए अगर ये बयान आ रहा है तो पार्टी इसे संजीदगी से लेगी या इसे मौका परस्ती समझकर दरकिनार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल पार्टी को कहीं ना कहीं इसको पूरे तरीके से लेना होगा और इस हार की जिम्मेदारी तय करने की जो बात की है वो भी एक बड़ा सवाल है। और पार्टी की तरफ से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि पार्टी इसको बहुत इंपॉर्टेंट ले रही है और पार्टी को शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के ऊपर कार्रवाई करनी थी। श्वेता,
बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा और साथी अशोक सिंघल, हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे और वो चिट्ठी जिस तरीके से बाहर निकली है और उस चिट्ठी में क्या क्या जानकारी है वो हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे। बहरहाल जोशी आडवाणी के बयान पर बीजेपी से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं बेगूसराय के सांसद भोला सिंह। आवाजें समर्थन में भी आ रही हैं। दिल्ली से पूर्व सांसद विजय गोयल ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर चिपकाया है जिसमें वाजपेयी की एक कविता का उन्होंने जिक्र किया है। दरअसल ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है, बल्कि कविता की ऐसी लाइनें हैं शिवमंगल सिंह सुमन की जिसमें उन्होंने जिसका इस्तेमाल अटल बिहारी वाजपेयी कई दफा करते रहे हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। बहरहाल बिहार में हार के बाद बीजेपी में कई आवाजें उठ रही हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। भोला सिंह की बात आपने सुनी अभी कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी बात की तस्दीक कर दी गई है, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं। बिहार में हार क्या हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी ही पार्टी के सांसदों ने आरोपों के वार शुरू कर दिए, हर वार तीखा। और इस कड़ी में आज बेगूसराय से सांसद भोला सिंह का नाम भी जुड़ गया। भोला सिंह ने तो सीधे सीधे पीएम को ही हार के लिए कसूरवार ठहरा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। भोला सिंह ने दो टूक कह दिया कि बीफ और पाकिस्तान में पटाखे फूटने जैसे बयान पार्टी पर भारी पड़ गए और बिहार की हार महज हार नहीं बल्कि खुदकुशी है। ये भाजपा की हार नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सवाल भोला सिंह के पीएम को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। सवाल है कि बिहार की हार के बाद पार्टी में मचा हाहाकार कब थमेगा। बिहार की हार का विश्लेषण पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक कर चुकी है और बता चुकी है कि न आरक्षण ने और न ही बयानबाजी ने नतीजों पर असर डाला। बीजेपी हारी तो सिर्फ वोटों के ट्रांसफर न हो पाने की वजह से। ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था। यानी पार्टी के दिग्गज बार बार साफ कर रहे हैं कि बीजेपी रणनीतिक चूक कर गई और विरोधी भारी पड़े। लेकिन अपने ही सांसद और सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि पीएम और अमित शाह हार के जिम्मेदार हैं। अमित शाह जी ने बात कही थी वो तो सामने प्रत्यक्ष है। और भाजपा के खिलाफ जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण था, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, वो पार्लियामेंट में भी इतना नहीं था जितना बिहार के चुनाव में था। ये तो पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर ताली मिलेगी कप्तान को तो क्रिटिसिज्म कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो कप्तान को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के हाथों में बागडोर रहा इस बार बिहार का। सच था, मोदी जी की जीत थी महाराष्ट्र में। जब जीता है तो नायक होता है, तो हारने की जिम्मेदारी भी पार्टी की तरफ से नेता की होती है, क्योंकि नेता के नाम पर चुनाव लड़ते हम लोग। तो क्या बिहार की हार पर पार्टी में वैचारिक मतभेद हो चुका है और इस मतभेद का नतीजा ये होगा कि अमित शाह की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होंगे। अध्यक्ष पद के लिए दूसरे नामों की दावेदारी तेज हो उठेगी। प्रधानमंत्री के लिए अपनी ही पार्टी के सांसदों पर नकेल कसना मुश्किल होगा। यानी बिहार की हार एक चुनौती के रूप में पार्टी के सामने खड़ी होगी, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी होगा ही। ये तो होना ही था। बिहार की हार ने बीजेपी में नेताओं की उस दबी जुबान को बेपर्दा कर दिया है जो दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद भी चुप थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को ये पहली चुनौती है जिसकी छाप आने वाले चुनावों पर भी दिखाई देगी। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। हार के बाद उंगलियां उठना लाजमी है। यहां पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन पार्टी के भीतर लग रहा है जैसे बीचों बीच एक लकीर खिंच गई है। एक तरफ मार्गदर्शक मंडल है और उनके समर्थन में उठ रही आवाजें उनसे पहले भी उठ रही आवाजें हैं, और दूसरी तरफ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हार के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है बल्कि हार सामूहिक है।
इस हार को भुलाने के लिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अगली जीत का इंतजार करना होगा, उसकी रणनीति सोचनी होगी, लेकिन तब तक दरारें कहीं और बढ़े ना, ये एक गंभीर विषय पार्टी के लिए रहेगा। इस बीच महागठबंधन की तीनों पार्टियों ने सरकार बनाने का एक दिलचस्प फॉर्मूला तैयार किया है। हर 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। आरजेडी के कोटे में जेडीयू से ज्यादा मंत्री बनेंगे, अब यह साफ हो रहा है। यह तय है कि डिप्टी सीएम आरजेडी का होगा। लालू की बेटी मीसा और दोनों बेटों के नामों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सारे सवालों का जवाब 20 नवंबर को मिल जाएगा, जब नीतीश की नई सरकार शपथ लेगी। महागठबंधन की जीत का जश्न अब थमने लगा है और सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। खबरें आ रही हैं कि नीतीश और लालू मिलकर फॉर्मूले को आखिरी रूप दे चुके हैं और मंत्रियों की फहरिस्त का खाका खींचा जा रहा है। बिहार विधानसभा में विधायकों यानी 243 के 15% को मंत्री पद दिया जा सकता है। लिहाजा नई सरकार में कुल 36 मंत्री होंगे। सूत्र बताते हैं कि तय फॉर्मूले के मुताबिक 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। ऐसे में 71 विधायकों वाले जेडीयू को 15 मंत्री पद, 80 विधायकों वाले आरजेडी को 16 मंत्री पद और 27 विधायकों वाले कांग्रेस के हिस्से में 5 मंत्री पद आएगा। मंत्रियों की फहरिस्त तैयार हो रही है, लिहाजा दावों और कयासों का बाजार भी गर्म है। लालू के बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो लालू की बेटी मीसा भारती नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम हो सकती हैं। खबर ये भी है कि लालू के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कोई भी डिप्टी सीएम बने, वो पार्टी का हाईकमान का फैसला होगा, जो वो कहेगी। अगर हमको चुनती है या हमारे भाई को चुनती है या हमारी सिस्टर को चुनते हैं। एक और पावरफुल जीत के बाद लालू अपने परिवार का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के विधायकों में मंत्री बनने की होड़ लग गई है। मैं विधायक पहले भी रहा हूँ, विधायक बन के आया हूँ, तो जिम्मेवारी अगर दी गई तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से निर्वहन करें जिम्मेवारी का। हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं एज ए टेक्नोक्रेट की हैसियत से मैं कंस्ट्रक्शन से हूँ और हमारी सिविल ट्रेड हमारा सिविल था, तो नेचुरली है कि वो बहुत अच्छे से मैं निभाऊंगा और बहुत अच्छे से डेवलप करूंगा हमारा। इस बीच शपथ ग्रहण की तारीखें तय हो गई हैं। दीपावली और छठ के त्योहारों के बाद नीतीश 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन जेडीयू से ज्यादा विधायकों वाली आरजेडी से जुड़ी चुनौतियां उनके सामने होंगी। देखना होगा कि ज्यादा ताकतवर होकर लौटे लालू के साथ नीतीश कैसे तालमेल बिठाते हैं। संख्या बल के आधार पर महागठबंधन में अब जेडीयू जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाएगी। सरकार गठन को लेकर भी आरजेडी के विधायकों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में आरजेडी के साथ तालमेल बैठाकर सरकार चलाना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। इंतजार करना होगा कि अहम मंत्रालयों का नियंत्रण किसके पास हो रहा है, यह स्पष्ट हो जाए, तब पता चलेगा कि किसकी कितनी चल रही है। बहरहाल बिहार से अब हम रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में दरअसल एक ऐसी एलिवेटेड सड़क बनाई गई है जिसका बजट तय किया गया था करीब 250 करोड़, लेकिन सड़क बनने में लगे 150 करोड़ रुपए, यानी 100 करोड़ रुपए बचा लिए गए। दिल्ली में आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल तक करीब 2 किलोमीटर लंबी 6 लेन की ये एलिवेटेड सड़क बेहद खास है। खास इस वजह से क्योंकि इसे बनाने के लिए 247 करोड़ का बजट तय किया गया था और पुल तैयार हो गया करीब 150 करोड़ में, यानी पूरे 100 करोड़ की बचत। एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास किया गया था जून 2013 में और 30 महीने में यह बनकर तैयार हो गया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट जो एस्टिमेट 250 करोड़ था और 150 करोड़ में पूरा हो गया। ये अपने एक रिकॉर्ड है देश में। हालांकि एलिवेटेड सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित मौजूद नहीं थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इन 100 करोड़ की बचत का असली श्रेय शीला सरकार को जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी बात कही और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का पूरा श्रेय श्री शीला दीक्षित जी को जाता है। उन्होंने इसकी नींव रखी, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया।
एक एलिवेटेड सड़क बनाने में दिल्ली सरकार के खाते में 100 करोड़ की बचत हुई तो उसके हिसाब किताब की मांग भी शुरू हो गई। ये सब जो सेविंग होती है, ये 250 करोड़ का तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ये टेंडर गया था 168 करोड़ का, उनको नहीं ध्यान, क्योंकि मैंने तो अपने हाथों से ये चीजें बनवाई हैं। मतलब ये कि एलिवेटेड सड़क वाकई विकास की सड़क है, पैसे भी बच रहे हैं और सुविधा भी बढ़ रही है। रविशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। श्रेय चाहे जिसको भी जाए, सहूलियत सबकी है। आइए अब देखते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। 17वीं सदी में मैसूर के ताकतवर शासक टीपू सुल्तान की 265वीं जयंती का समारोह पूरे कर्नाटक में सियासी युद्ध का खुला मैदान बन गया। मंगलुरु से लेकर बेंगलुरु और बीदर से लेकर गुलबर्गा, हर जिले, हर इलाके में बीजेपी आरएसएस के साथ कैथोलिक संगठन विरोध में उतर पड़े और कर्नाटक सरकार की ओर से टीपू सुल्तान की जयंती को असहिष्णुता का चरम करार दिया। विरोध में जगह जगह गिरफ्तारियां दी गई। तो रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के कुर्ग में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज के साथ गोलीबारी भी की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता कटप्पा की मौत हो गई और सैकड़ों लोग। हालांकि टीपू सुल्तान की जयंती के समारोह की मुखालफत कर रहे प्रदर्शनकारियों के विरोध को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खारिज कर दिया। This is because of this try to disturb the communal harmony and they have called the Bandh today in Kodagu. They should not have. Nisagama mani pamaga ni pamaga sani pamani sapasa. जहाँ तक याद आती रहे